हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक IAS PCS। तो आज की वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं फॉर योर UPSC एंड स्टेट PCS एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग वेरियस टॉपिक से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वेरियस सब्जेक्ट से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चर, साइंस एंड टेक, सोशल इशूज़ एंड लास्ट में कुछ रिवाइज कर लेंगे क्विक फैक्ट्स के थ्रू। विजन IAS मंथली मैगजीन से हम लोग ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है डिजिटल कलोनियलिज्म। क्या है ये कलोनियलिज्म? इंडिया के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्न करा है डिजिटल कलोनियलिज्म। उसको बोला है कि डिपेंडेंस है फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यही प्राइम थ्रेट है इंडिया की सोवर्निटी का। ठीक है, इंडिया की जो सोवर्निटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है डिजिटल कलोनियलिज्म की। आज भी हम डिपेंडेंट है फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिजिटल कॉलोनियलिज्म होता क्या है? ये ग्लोबल बिग टेक फर्म्स होते हैं जो मोनोपोलाइज करते हैं यूज़र डेटा को उनके कंसेंट के बिना। ठीक है, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी और अंडरमाइन करते हैं। स्टेट को रिस्क होता है इंडिया की सोवर्निटी जो है हैम्पर करेगी अगर इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस होते रहेंगे तो। की इनेबलर क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एज मिलता है, एडवांसेस मिलते हैं AI टेक्नोलॉजी में। आपको पता है हर चीज़ में AI है। एक्सचेंज होता है, वैल्यू ऑफ डेटा, यूजर्स ऑर्गेनाइजेशंस अर्न करते हैं डेटा शेयर करके। आपका डेटा कहीं पे भी सेफ नहीं है। की पिलर्स एंड डोमिनेंस कैरेक्टराइजिंग डिजिटल कलोनियलिज्म में जैसे कि जो मोनोपोलिस्टिक टेक है, ग्लोबल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। विदाउट जीमेल कौन सा मेल आप यूज़ करते हैं प्रोमिनेंटली? ठीक है, इंपीरियल कंट्रोल्स है, ऐप स्टोर, पॉलिसीज, एक्सरसाइज। आप कुछ भी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपसे पहले एग्री एंड कंटिन्यू पे टिक करवाता है, नहीं तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं होता है आपके मोबाइल में। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है, मास डेटा हार्वेस्ट करता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स आते हैं इसके, बहुत हिंड्रेंस ही होती है एक तरह से। क्लाउड मोनोपोलीज हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेजर्स कुछ हैं, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट जो है इनिशिएट कर रही है, जैसे कि DPDP एक्ट 2023 डेटा प्रोटेक्शन के लिए आया था ये। ठीक है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए था। कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अदर नेशंस क्या काम कर रहे हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो यूरोपियन यूनियन GDPR एक्ट लेकर के आते हैं AI के गवर्नेंस के लिए, डिजिटल ऑटोनॉमी के लिए। चाइना डिजिटल सिल्क रोड अंडर BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक्सपैंड करता है टेलीकॉम, AI, क्लाउड एंड सर्वेलेंस को। रशिया भी सोवरेन इंटरनेट लॉ लेकर के आता है 2019 में। भाई डिजिटल सोवर्निटी कंट्रोल हमें करना है, स्टेट्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिजिटल असेट्स को, डेटा को लोकलाइज करना है, गवर्नेंस अच्छा फ्रेमवर्क लाना है इस चीज़ के लिए। क्रॉस बॉर्डर जो फ्लोज होते हैं उसको बैलेंस करना है, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्सीन एक्ट होते हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाते हैं एंड वो सही नहीं होते हैं। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बैन कर दिए हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स को जो ऑब्सीन एक्ट स्ट्रीम कर रहे थे। ठीक, कौन से एक्ट के अंदर इन्हें बैन करा गया है? तो IT रूल्स 2021 एंड IT एक्ट ऑफ 2000 बैन करा गया है। सोसाइटियल रीच, अभी अगर आपने UPPCS प्रीलिम्स का पेपर देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन इंटरनेट यूजर्स को लेकर के था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 950+ मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। ठीक है, अनरेगुलेटेड कंटेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगा। इस तरीके की जो भी आप सोशल मीडिया ऐप पे या अगर OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे देखते हैं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है ऑब्सीन कंटेंट को लेकर के? तो IT एक्ट 2000, IT रूल्स 2021, BNS 2023, पॉक्सो एक्ट, ठीक है, बैन करता है जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, उसको बैन करता है। ठीक है, वुमेन एक्ट ऑफ 1986 जो है बैन करता है इनडिसेंट डिपिक्शंस ऑफ वुमेन। ठीक है, ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। चैलेंजेस तो हैं बहुत सारे कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, ओवरलैप भी करता है। ठीक, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, और ये जो चीज़ें हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, वो है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज A। इन्फ्रिंज करता है जो क्रिएटिव फ्रीडम है, आप एक तरफ राइट टू फ्रीडम दे रहे हो, वेरियस काइंड का 6 फ्रीडम मिलता है आपको अंडर द फंडामेंटल राइट्स, उसको वायलेट करता है। बट ऑब्सीन सेंस जो सीन्स होते हैं उनको दिखाना इज नॉट करेक्ट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ऑफ 2025,
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने लॉन्च करी है 2025 की। सेकेंड पॉलिसी है आफ्टर 2002। इसका विजन क्या है? जो कोऑपरेटिव्स हैं वो की है विकसित भारत 2047 को अंडर सहकार से समृद्धि। ठीक है, सहकार से समृद्धि। कोऑपरेशन होता क्या है? सहकारिता, सहभागिता। मिशन पिलर्स कितने हैं? तो 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यूथ एंगेजमेंट, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, इंक्लूसिविटी एंड रीच, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, वाइब्रेंसी एंड इनोवेशन, फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, की फीचर्स हैं। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हमें लाना है, लॉज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स तक, बिजनेस इकोसिस्टम होना चाहिए, फ्यूचर रेडीनेस, न्यू सेक्टर्स जैसे क्लीन एनर्जी, वेस्ट टेक्नोलॉजी में वुमेन, यूथ, SC ST पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। टारगेट है हमारा ट्रिपल करना है GDP बाय 2034। ठीक है, 2034 तक ट्रिपल करना है GDP। कोऑपरेटिव्स का इंडिया में ओरिजिन आपको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 से देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव्स ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, जॉइंटली ओन्ड होती हैं, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, इनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स होती हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको क्या है? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेकर के आता है जिसमें फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C इंक्लूड करता है कोऑपरेटिव्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 43B प्रमोट करता है कोऑपरेटिव्स को। एक नया पार्ट एड ऑन कर लिया गया था, पार्ट 9B। ठीक है, जिसमें से आर्टिकल्स 243ZH से लेकर के 243ZT तक कोऑपरेटिव्स के बारे में डील करते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, रूरल अपलिफ्टमेंट में, सोसाइटियल इम्पैक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट में, सस्टेनेबिलिटी में, साथ ही में चैलेंजेस भी हैं। कैपेसिटी लिमिटेड है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और जो कि ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करता है। ठीक, डिजिटल गैप है, डिजिटलाइज नहीं है लोग इतने ज़्यादा। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। PRI फाइनेंसेस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक रिपोर्ट बताई है, रिपोर्टेड ऑन फंड डिवोल्यूशन अंडर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जो भी पंचायती राज सिस्टम है उस तरीके में फंड किस तरह से होता है, इसने फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बात करी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फेस करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आपको डेवलपमेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि फंड्स का एलोकेशन बहुत कम है। हाईलाइट करता है वीक ट्रांसफर ऑफ 3F का वीक ट्रांसफर है, फंक्शंस, फंड एंड फंक्शनरीज। ठीक है, सोर्सेज क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास? पैसा कैसे आता है? तो टैक्स एंड ग्रांट से आता है, सेंट्रल और स्टेट के। कुछ खुद के टैक्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, टोल्स होते हैं जो आपको आर्टिकल 243H में मिलते हैं। फंड्स हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आप एग्जीक्यूट करने के लिए मिलते हैं। इशूज़ भी बहुत सारे हैं, एलोकेशंस डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, बजट्स रिड्यूस करते हैं PRI फंड्स को, वीकनिंग कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, जो हमारा बॉटम अप अप्रोच है उसमें थोड़ी कहीं हिंड्रेंस है। ठीक है, यूनिटरी फीचर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इलेक्शन में डिलेज हो जाता है वहाँ पे, इरेगुलर स्टेट फाइनेंसेस कमीशन है। ठीक, एंड पुअर GPDP अप्रोच है। ठीक, लो ओन रेवेन्यू है, खुद का रेवेन्यू इनका बहुत कम है। इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की? तो अगर मैं बात करूँ तो रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से की रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर में बूस्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स को, फॉर एग्जांपल अमूल। प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, SDG भी आपको देखने को मिलते हैं। एड करते हैं 2030 के टारगेट्स। ऑडिट ऑनलाइन इनिशिएटिव है इम्प्रूव करने के लिए, भाई ऑडिट करो, ऑनलाइन करो। ठीक है, रैंकिंग सिस्टम वगैरह बनाओ, ग्राम स्वराज की बनाइए। रिकमेंडेशंस इसकी रिपोर्ट की है, रीएलोकेशन करो फ्लेक्सिबिलिटी का, टाइमली फंड्स एलोकेट करो वहाँ पे। इलेक्शन में डिलेज हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, चीज़ों को देखो। देन रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेमवर्क बनाइए यहाँ पे। ठीक है, एंड इंश्योर करें टाइमली GPDP अपलोड्स जो भी आप करते हैं टाइमली करे जाए। जो भी चीज़ है टाइमली होनी चाहिए एंड फंड्स का एलोकेशन भी टाइमली और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, रावी बियास वाटर ट्रिब्यूनल जो कि 1986 में सेटअप हुआ था, इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था सेटल करने के लिए अपना जो भी डिस्प्यूट था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले रीजन में। ठीक है, रावी और बियास का जो डिस्प्यूट है 3 स्टेट्स में बटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सेंटर एक टेक्निकल कमेटी बनाना चाहता है। उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ने भी एग्री कर लिया है अपना महानदी जो डिस्प्यूट था उनके बीच में उनको सेटल करने के लिए। ठीक, बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट चलते रहते हैं इंडिया में। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम यहाँ पे देखेंगे कि 262 क्लॉज सब क्लॉज 1 पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है कि वो कुछ भी लॉ जो डिस्प्यूट होता है ना उसके लिए लॉज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए कोई लॉज बना सकती है। 262 सब क्लॉज 2 courts are barred from jurisdiction if parliament so provides।
कोर्ट्स बार्ड हैं फ्रॉम जुरिस्डिक्शन अगर पार्लियामेंट इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर देती है तो, ठीक है। लॉज अंडर आर्टिकल 262, दो आपको लॉज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रिवर बोर्ड एक्ट्स और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956, दोनों ही 1956 के हैं। 7th शेड्यूल में आपको यूनियन लिस्ट में रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में बात होती है, 56 में है। स्टेट लिस्ट में वाटर यूज, इरिगेशन और सब्जेक्ट। अगर बात करूँ मैं इंटरस्टेट रिवर्स की तो दैट इज इन द यूनियन लिस्ट, एंड वाटर को यूज़ कैसे करना है, उनको इरिगेशन पर्पसेस के लिए किस तरह यूज़ करना, दैट इज इन द स्टेट लिस्ट। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ट्रिब्यूनल को फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, बहुत डिकेड्स तक चलती है, ठीक है, अवार्ड डिलीवरी, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, पॉलिटिकाइजेशन है, ठीक है, पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन की कमी है, लोकल कम्युनिटीज़ होती है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती हैं, ठीक। फिर इस तरीके से कुछ बिल है ये आप रीड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सपोर्ट, वेस्टमिनिस्टर फाउंडेशन और डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है इसे। इसने एक केस स्टडी कंडक्ट करी है इंडिया में कि जो कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ना, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जो स्पेंड करते हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। तो कैंपेन बताती है कि लोकसभा के कैंडिडेट्स अप्रॉक्स स्पेंड करते हैं 5 to 10 करोड़, ठीक है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉम्पिटेटिव स्टेट्स हैं, यहाँ पे 5 to 10 करोड़ में स्पेंड होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेंस की बात करें, थोड़ा बहुत ऐसे पॉलिटिकल वाले क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट आप एक बार चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, बट एज पर एग्जाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट आप एक बार वे फॉरवर्ड समझो, स्पेंडिंग लिमिट्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए, यूके मॉडल अपनाना चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके फॉर्मल रेगुलेशन के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। स्टेट फंडिंग बाय वोट शेयर हो, ठीक है, जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, छोटी पार्टीज़ को एड करा जाए। फिर रियल टाइम डोनेशन डिस्क्लोजर, जो भी डोनेशन मिलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखी जाए एक तरह से। अब क्या हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ ने मिल करके वोटिंग एज को कम कर दिया है, ठीक है, 18 से 16 कर दिया है वोटिंग एज। तो ग्लोबली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, निकारागुआ। इन कुछ कंट्रीज़ ने इन्होंने लोअर कर दिया वोटिंग एज। इनको लग रहा है कि अब 16 साल के बच्चे समझदार हैं अपना नेता चुनने के लिए, तो उन्होंने इस तरीके का स्टेप फॉरवर्ड करा है। रिसेंट में यूनाइटेड किंगडम ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी अपने यहाँ की जो वोटिंग एज है वो भी रिड्यूस करेंगे 18 से 16 ईयर्स तक की, ठीक है। इंडिया में क्या था? इंडिया में 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 21 से 18 ईयर्स रिड्यूस करता है वोटिंग एज। पहले थी 1988 से पहले थी 21 एज, उसके बाद हो जाती है 18 ईयर्स, ठीक है। अभी हम लोग अगर 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, हमारे पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक। चलिए, राइट टू वोट एक स्टार्टवरी है, आपको फंडामेंटल राइट वगैरह नहीं है वोट में, ठीक है, नहीं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ है बस और कुछ नहीं। डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट, भाई 17th लोकसभा सिटिंग 88% इन लोकसभा एंड 73% इन राज्यसभा। भाई 120 डेज बैठे, 140 डेज, कोई मतलब नहीं, आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, जजेस का रिमूवल हो रहा है। 145 लोकसभा एमपी ने एक मोशन साइन कर दिया है, किसके खिलाफ? तो जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट, ठीक है। आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं 124, 217 एंड 218 आर्टिकल, ये हायर जुडिशरी में जजेस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। राज्यसभा ने भी साइन कर दिया है इस मोशन को, ठीक है। आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि जुडिशरी में आपको पढ़ना है हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आप पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आप ट्रिब्यूनल्स भी पढ़ेंगे। अभी आप जाइए लक्ष्मीकांत से, टुडे इज़ योर होमवर्क कि आप जा करके आज ही लक्ष्मीकांत से जो जुडिशरी वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, PIL और भी जो भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में, जो भी जुडिशरी से रिलेटेड है, आपको आज 2 से 3 घंटे लगा करके उसको जस्ट एक बार रीड आउट करना है, ठीक है। जस्ट रीडिंग लगानी है, 2-3 घंटे में आराम से हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि जजेस के रिमूवल से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 रिमूवल ऑफ जजेस की बात करता है अगर उनको मिसबिहेवियर में प्रूव कर दिया गया, ठीक है। सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 बात करता है पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है जजेस इंक्वायरी एक्ट के प्रोसीजर को, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से था, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, आपको आर्टिकल्स थोड़े याद होने चाहिए, ठीक है। बट इतना सब क्लॉज में जाना, क्योंकि यूपीएससी इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा। स्टेट PCS में शायद पूछ भी थे, बट यूपीएससी नहीं पूछेगा। प्रोसेस क्या है किसी भी जज के रिमूवल का? तो पहले तो इनिशिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे कर सकते हैं? लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। अगर आपको लोकसभा में इनिशिएट करना है तो आपको 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में करना है तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट। किसको सबमिट करेंगे? लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरमैन। अब कमेटी बनेगी, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, एक जूरिस्ट होंगे, ठीक है, 3 ही लोग हैं। अब अगर इफ द जज इज फाउंड गिल्टी
ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो मोशन कंसिडर करा जाता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलता है, मोशन पास होता है दोनों ही हाउसेस से, ठीक है। कैसे पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो मोशन पास होगा, मतलब टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी, पहली बात तो टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होने चाहिए, तभी वो मोशन पास माना जाएगा। फिर प्रेसिडेंट असेंट देता, मतलब असेंट क्या, बिल थोड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट का सब सिग्नेचर मिल जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और रिमूवल हो जाता है जो भी जज के अगेंस्ट ही होता है। अभी तक इम्पीचमेंट का कोई मेंशन नहीं है कि जज इज इम्पीच्ड, जज इज नॉट इम्पीच्ड। इम्पीचमेंट का हम लोग वर्ड सिर्फ यूज करते हैं प्रेसिडेंट के केस में। चलिए, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करी गई है यहाँ पे। इसके कुछ 8 पिलर्स है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इसको लॉन्च करा है। इसको 8 पिलर्स है, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट और कोर्स डिजाइन, फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी को डेवलप होना चाहिए, रिसोर्स एंड ट्रेनिंग टारगेट्स, ट्रेनी सपोर्ट, digitalization and training delivery, collaboration, training evolution and quality assurance, and operations and governance। ये कुछ इसके 8 पिलर्स हैं, ठीक। बिल्स ऑन लेडिंग बिल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर, रिसेंट में सेटा साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इंडिया और यूके ने सेटा साइन करा है। व्हाट इज सेटा? सेटा इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक। ये साइन कर दिया है इंडिया और यूके ने। इंडिया और यूके का विजन है 2035 को लेकर के, जो नेक्स्ट डिकेड में वेरियस सेक्टर्स में के लिए साइन करा गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है भाई, जॉइंटली जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। एंड टैरिफ एलिमिनेशन है, आपको पता है यूएसए ने वेरियस टाइप के टैरिफ्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए, तो हम ये चाहते हैं और नेशंस के साथ मिल करके कुछ एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे टैरिफ ड्यूटी इतनी ज़्यादा लग गई है, तो ओवर 99% ऑफ टैरिफ लाइन्स एलिमिनेट कर दी गई है नियरली इंडिया की होल पूरी की पूरी ट्रेड बास्केट, ठीक है। देन सेंसिटिव सेक्टर्स में जैसे कि डेयरी, सीरियल्स, गोल्ड, ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करके रखा गया है एंड बायलैटरल सेफगार्ड्स भी बना करके रखे गए हैं। सर्विसेज वाइडर एक्सेस मिल गया है इंडियन आईटी को, फिनांस सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को और हेल्थ केयर को भी। बहुत सारे और भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप है इंडिया और यूके के विजन को लेकर के 2035 के फॉर द नेक्स्ट डिकेड, 10 ईयर्स का प्लान है ये। स्ट्रैटेजिक विजन है हमारे 2035 के लिए। पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, कोऑपरेशन है 6 पिलर्स पे। देयर आर 6 पिलर्स ऑफ द कोऑपरेशन: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज। ग्रोथ एंड ट्रेड, अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी कुछ ट्रीटीज के साथ, कैपिटल मार्केट लिंक्स के साथ, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करके, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, ठीक है। 10 ईयर्स का ये एक मैप है। क्लाइमेट, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ों में सस्टेनेबल यूज़ करना है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कोऑपरेट करना है, ठीक है, डेवलप करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को रिस्टोर करने हैं जो भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स है। एजुकेशन एंड स्किल पार्टनरशिप, यूके इंडिया के एजुकेशन को, जॉइंट डिग्रीज को, ग्रीन स्किल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है एंड कल्चरल एक्सचेंज। सेटा के लिए, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है सेटा की? भाई एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगी हमें, ठीक है, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिलेगा, जो भी हमारे जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेनी, टोडी, नासिक वाइन, इनको प्रोटेक्ट करा गया है। वहाँ के टैक्सेस, वर्कर बेनिफिट्स, एमएसएमई एंड रीजनल ग्रोथ तो होगी ही होगी साथ में, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस, भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा तो बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगा। यूएस डॉलर 56 बिलियन में हम ट्रेड करते हैं एंड डबल हो जाएगा, टारगेट टू डबल बाय 2030 तक डबल करना है हमें। यूके जो है ना, दैट इज द 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। जियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत सारी हैं, डिफेंस कोऑपरेशन भी करते हैं, इंडियन डायस्पोरा भी बहुत रहता है यूके में, कंसर्न भी है, फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस है यूके की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, खालिस्तानी सेपरेटिज्म, भाई प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वो इंडिया चिंता करता है भाई, खालिस्तान की डिमांड हमेशा ही बढ़ती रहती है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, कुछ पास्ट ईयर्स में अभी मालदीव्स के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तभी लक्षद्वीप का प्रमोशन हो रहा था, फिर मालदीव्स के साथ दोस्ती हो गई है, दोस्ती यारी मालदीव्स के साथ हो गई है फिर से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं मालदीव्स को और 60 ईयर्स के डिप्लोमेटिक टाइज की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पहले लड़ाई हो गई, सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, जितने भी और भी लोग थे, नहीं मालदीव्स, बॉयकॉट मालदीव्स, हम तो लक्षद्वीप जाएंगे, सॉरी ये तो अंडमान से है, यहाँ पे हम लक्षद्वीप जाएंगे। बट अब क्या हो रहा है, मालदीव्स के साथ दोस्ती यारी बढ़ चुकी है, एक्सटेंशन हो रहा है। क्या? 4,850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव्स को एंड रिड्यूस कर दिया डेप्ट रीपेमेंट ऑन लोन फंडेड एलओसीज। इंडिया ने लॉन्च करा है मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भाई मालदीव्स एक अच्छी कंट्री है इंडियन ओशन में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, ठीक है। हमें हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा तो बेटर रहेगा, अगर कोई और पड़ोसी राज्य चाइना वगैरह इस पर
ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लॉन्च कर दिया है हमने यूपीआई मालदीव्स में, ठीक है, बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड मालदीव्स की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर के। फिशरीज, एक्वाकल्चर, डिजिटल सोल्यूशंस को लेकर के कुछ एमओयू साइन हुए हैं। भाई कोऑपरेशन के क्या क्या एरियाज हैं? एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल बॉन्ड्स हम लोग शेयर करते हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज आफ्टर जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली। मालदीव्स को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 1965 में मिलती है। तो पहली बार डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया ही आकर के फर्स्ट है, ठीक है, आकर सेटल करते हैं। बहुत सारी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और मिशन महासागर है जो इंडियन ओशन रीजन में, उसको सबको कॉपरेट करते हैं, प्रमोट करते हैं उसको, ठीक। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है आपको यहाँ टोल गेट वेस्टर्न इंडियन ओशन में, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट और हॉर्मूज के पास में देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बायलेटरल ट्रेड है 548.97 मिलियन यूएस डॉलर्स विद इंडिया एज मालदीव्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया इज मालदीव्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। फिर भी झगड़ा था, ठीक है। पॉलिसी मूव्ड फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट टू मालदीव्स फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट टू मालदीव्स फर्स्ट। यहीं पे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अंडर प्रेसिडेंट मोइजू इलेक्टेड विद एन इंडिया आउट नेशनलिस्ट कैंपेन, इंडियन आउट, इस तरीके की कैंपेन थी। चाइनाज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना एक प्रोजेक्ट लगा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे, मतलब चाइना में तो उसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ठीक है। तो चाइना ब्रह्मपुत्र पे तो नहीं, यारलुंग सांगपो पे क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, डैम बना रहा है, ठीक है। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो चाइना एक मेडॉक मेगा डैम बना रहा है यारलुंग सांगपो पे, तिब्बत वाले रीजन में। तो हमारे इंडिया के लिए एक वाटर को लेकर के सिक्योरिटी वाला रीजन इशूज यहाँ से आ जाते हैं। चाइना बोलता है हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट होगी तिब्बत वगैरह की, कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ाना चाहते हैं 2060 तक, ठीक है। सारी चीज़ें तो है, कंसर्न भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देखिए ऐसे ओरिजिन होता है, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के पास से, ठीक। जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को थ्रेट हो जाएगा, वाटर फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं। वाटर को एज अ वॉर वेपन यूज़ करा जाता है, कई सारी कंट्रीज इन वाटर को एज अ वॉर वेपन यूज़ करती हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर वाला टाइम हुआ तब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई थी। वाटर रिसोर्स कॉम्पिटिशन, ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो कंटेस्ट अमंग इंडिया चाइना बांग्लादेश में आता है, ठीक है, इंडिया चाइना बांग्लादेश में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, ठीक है, फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में, और 218 फिश स्पेसीज थ्रेटन हो जाएंगी, जिसमें से हिल्सा और महिसीर जो है इंक्लूडेड है। और ये वाला रीजन जो है बहुत हाई प्रोन अर्थक्वेक वाले रीजन में आता है, सेसमिक जोन 5 में आता है। इंडिया चाइना के बीच में कुछ ऐसे कोऑपरेशन मैकेनिज्म हैं जो चल रहे हैं, एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म, एनुअल टॉक्स होती है, फ्लड डेटा, इमरजेंसीज को लेकर के, ब्रह्मपुत्र डेटा शेयर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। सतलज डेटा शेयरिंग, सतलज भी आउट ऑफ इंडिया ही ओरिजिन होता है सतलज रिवर का। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई? स्ट्रैटेजिक काउंटर मेजर्स लो, प्लान करो हर चीज़ को मिल करके। हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हम नेबर्स हैं, तो हमें अच्छी तरीके से सोच करके चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं घाना और नामीबिया को, स्टेट करते हैं अफ्रीकाज गोल एंड इंडियाज प्रायोरिटी। जो अफ्रीका के गोल्स है वो इंडिया की प्रायोरिटी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं? घाना और नामीबिया जाते हैं। वहीं पर जाकर के इनको एक अवार्ड मिल जाता है, सम्मानित करा जाता है वहाँ के नेशनल ऑनर से, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लोगे घाना का है, बस किसको मिला? प्राइम मिनिस्टर को मिला, ठीक। इंडिया अफ्रीका पॉलिसी जो है बिल्ड करती है ओल्ड टाइज, फोकस करती है करेंट नीड्स पे, कंसल्टेटिव डिमांड ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। कंपाला प्रिंसिपल जो 2018 में साइन करे गए थे। अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है। एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लॉन्च होती है 2017 में। इंडियन ओशन ग्रुप एक्सरसाइज जैसे कि मिलन, कटलस एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ACMA के बारे में अभी आपने सुना होगा, रिसेंट में मैंने आई दृष्टि भी पढ़ाई थी आपको। तो इंडियन नेवी स्टार्ट करती है ACMA क्या है? अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है। एक नेवी मेरीटाइम सेक्टर में एक तरीके से कुछ योगदान है, ठीक। इकोनॉमिक, अफ्रीका ऑफर करता है यंग मार्केट्स की मिनरल्स में, जैसे कि कोबाल्ट और मैंगनीज जो कि वाइटल है इंडिया के लिए। अफ्रीका जो है हाफ ऑफ द ग्लोबल कोबाल्ट और मैंगनीज के रिजर्व्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया जो है अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जब भी मैं आपको IR पढ़ाती हूँ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर हम किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर हमारे से कम डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो हम वहाँ कुछ देंगे, ठीक है। हम UK USA जाएंगे तो हम वहाँ से कुछ लेंगे, ठीक है। अगर हम कहीं और साउथ ईस्टर्न नेशंस में जा रहे हैं, अफ्रीकन नेशंस में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे, ठीक है। और हम अगर हमसे डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट मांगेंगे कि हमारे यहाँ आओ इन्वेस्ट करो। इंडिया लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्री टाइज, भाई लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में इंडिया के कुछ टाइज आपको यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं विजिट करते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो को, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और अटेंड करते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं अटेंड, ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, 17th ब्रिक्स समिट अटेंड करते हैं रियो डी जेनेरियो में। यही सारे आपको कैरिबियन नेशंस यहाँ पे देखने को मिलता है, लैटिन अमेरिका वगैरह। सिग्निफिकेंस क्या है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन नेशंस की, ठीक है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन नेशन LAC एंड इंडिया रिलेशंस। भाई डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और ब्राज़ील इन्हांस करता है, जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन 2+2 डायलॉग भी होता है। देन क्रिटिकल मिनरल्स काबिल एग्रीड करता है, केमियन वहीं की है ये। लिथियम ब्लॉक्स, आपको यहाँ पे लिथियम ट्राइंगल देखने को मिलता है, ABC ट्राइंगल, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया। लैटिन अमेरिका हमें बहुत अच्छे लेवल पे एडिबल ऑयल्स और पल्सेस को सप्लाई करता है। अर्जेंटीना सोयाबीन ऑयल सोर्स का अच्छा आपको की देखने को मिलता है यहाँ पे। देन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड वगैरह पढ़ लेना यहाँ पे, ट्रेड जो है इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, किस सेक्टर में बढ़ा, IT, फार्मा, एनर्जी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो केमिकल्स में, ठीक। देन ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है एक मर्कोसुर के साथ, आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। क्रूड ऑयल आपको वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। मेक्स अप 30% ऑफ इंडियाज रीजनल इम्पोर्ट। इंडिया इम्पोर्ट करता है 30% कहाँ से, वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राज़ील से। इंडिया ने एक्सटेंड कर दी है $140 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट टू कैरिकॉम, ठीक है। कैरिकॉम क्या है, कैरिकॉम यही नेशंस है, ठीक है, कैरिकॉम आर दीज नेशंस जो कि आपको कैरिबियन नेशंस और लैटिन अमेरिका नेशंस देखने को मिलते हैं। मर्कोसुर क्या है, तो ये एक साउथ कॉमन मार्केट है जिसको स्पेनिश भाषा में ये इनिशियल से दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मोंटेविडियो, उरुग्वे में देखने को मिलेगा। चलिए इंडिया ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मिला है उनको ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं भी ब्राज़ील का नाम नहीं है। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। क्या क्या चीज़ों के बारे में बात हुई यहाँ पे, तो टेररिज्म को कम करने के लिए, क्राइम को कम करने के लिए बात करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे इन सारी चीज़ों पे। कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए MOU साइन हुआ है। MOU रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी साइन हुआ है। अब यहाँ पे कुछ आगे चलोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो मैं आसान भाषा में समझा देती हूँ। इब्सा का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। एक G4 नेशंस में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान आते हैं। G4 नेशंस में 4 नेशंस आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2001 में होता है, बट 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है रशिया में। 2010 में इसमें एक अच्छा साउथ अफ्रीका जो है ज्वाइन कर लेता है। अच्छा क्या मतलब, साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है। अभी ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सटेंड करा गया है। वैसे बोलते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक। ट्रेड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। और हाँ यार, अगर चैनल पर नए हो, वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दो वीडियो को यार, लगे हाथ, ठीक है। ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, ब्रिक्स में आपको पता है, रियो डी जेनेरियो आपको पता है ब्रिक्स समिट होती है, 17th ब्रिक्स समिट, तो रियो डिक्लेरेशन साइन होती है जो कि स्ट्रेंथन करती है ग्लोबल साउथ को, कोऑपरेट करती है इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए, ठीक। फर्स्ट समिट है जिसमें 11 फुल मेंबर्स, 10 पार्टनर्स और 8 नेशंस को इन्वाइट करा गया था, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी वेलकम करा गया इंडोनेशिया को एज अ मेंबर, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान। इंडोनेशिया रिसेंट है इसीलिए आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये सब पार्टनर्स है। सोशली डिटरमाइंड डिसीजेस को एलिमिनेट करने की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक। देन ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, आपको पता है हर चीज़ में क्लाइमेट की बात तो होगी। जहाँ लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी, बातें क्लाइमेट को लेकर के भी होंगी, क्योंकि क्लाइमेट में इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, CO2 लेवल्स इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और क्लाइमेट को आप डिपेक्ट नहीं कर सकते कब कैसा मौसम है, और पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट फाइनेंस गोल हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेकर के, जो कि हमें $300 बिलियन ईयरली बाई 2035 तक डेवलपिंग नेशंस को दें, ठीक है। ये जो क्लाइमेट फाइनेंस गोल है ना, ये हम डिमांड करते हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे, हम $300 बिलियन ईयरली हमको दें 2035 तक, कि हम डेवलपिंग नेशंस जो हैं अपने आप को डेवलप कर पाएँ अच्छे से। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, ये एक मैकेनिज्म है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो लॉन्च करा गया था COP28 में UAE में जब हुई थी। तो ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन, ठीक है भाई, अंडरस्कोर करता है क्या बोलते हैं ब्रिक्स कमिटमेंट कि आप ग्लोबल साउथ को अच्छे से बनाएंगे। चलिए ऑकस की बात करते हैं। ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, ठीक है, इनका एक ग्रुपिंग है। ऑस्ट्रेलिया और UK ने रिसेंटली साइन कर लिया गीलोंग ट्रीटी, ऑकस पिलर 1, 50 ईयर्स का ये डिफेंस कॉपरेशन है, बस इतना आपको याद रखना है। और इसको हम लोग न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन पार्टनरशिप ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। ऑकस आपको ये पता होना चाहिए 2021 में स्टैब्लिश होता है। ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US इसके मेंबर्स हैं। इंडिया का कहीं पे नाम नहीं है इसका।
यूएस जो है सबमरीन्स भेजेगा ऑस्ट्रेलिया को इन 2030। यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू को प्रोड्यूस सबमरीन्स बाय अर्ली 2040, अपनी सबमरीन्स वगैरह बना लेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ आपको यहाँ पे कंसर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। गिरमित्या कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रिनिडाड और टोबैगो गए थे, ठीक, करीबियन इश्यूज में उन्हें LAC पढ़ करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक प्लान अनाउंस करा है कि जो गिरमित्या कमेटी है उसका डेटाबेस बनाए और रेगुलर वर्ल्ड गिरमित्या कॉन्फ्रेंसेस जो है होती रहेंगी। चलिए बात करते हैं कम्युनिटी जहाँ इंडियंस, जो इंडियन जो लेबरर्स होते हैं, जिन्होंने 19th सेंचुरी में माइग्रेट कर लिया गया था ब्रिटिश स्लेवरी अबोलिशन एक्ट 1833 में, लेबर शॉर्टेजेस वगैरह हो गई थी, तो एग्रीमेंट वगैरह है, तो गिरमित्या कम्युनिटी जो है ये इंडियन जो लेबरर्स हैं, इंडियंस ही हैं ये, ठीक है, जो वहाँ जा करके सेटल हो गए हैं। ठीक, चलिए सिग्निफिकेंस है भाई, फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें मनाते हैं। मेजॉरिटी जो है आपको मॉरिशस, गुआना, ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरिनेम में देखने को मिलती है। इंडियन ट्रेडिशंस के ही हैं, इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो करते, दिवाली, रामलीला, सारी चीज़ें मनाते हैं और फोक सॉन्ग्स भी गाते हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशनल कब तक होगा? 2027 तक होगा, 2 साल बाद। ये इंडिया म्यांमार के बीच में एक मल्टी मॉडल कार्गो ट्रांसपोर्ट है। इंडिया का जो ईस्टर्न पोर्ट्स है म्यांमार तक, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में म्यांमार से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क साइन हुआ था 2008 में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रही है। एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो कॉन्सुलेट है वो इंडियन जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो है। वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है? तो कलादान रिवर जो कि फ्रॉम सितवे पोर्ट टू पलितवा इन म्यांमार, ये आपको याद रखना जरूरी है, सितवे पोर्ट टू पलितवा इन म्यांमार। चिकन नेक कॉरिडोर वगैरह वाले रीजन में एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योग्राफिक आइसोलेशन बाईपास करता है इसको। चिकन नेक कॉरिडोर जो है इंडिया चाइना के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है, ठीक। क्या आप लोग बताना मुझे, अभी जो मैंने बोला इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, इज इट बिटवीन इंडिया एंड चाइना और इट इज बिटवीन इंडिया और म्यांमार बांग्लादेश वाले रीजन में है ये, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो इसके बारे में, ठीक। ये चिकन नेक्स्ट जो कॉरिडोर है ये इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। मेरे हिसाब से इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, बट आप लोग भी एक बार रिसर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ, कई बार चीज़ें मुझे पता होती है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार गूगल पे जाओ, क्योंकि ऐसे हॉट शॉट टॉपिक है, प्लेसेस एंड न्यूज़ है जो कभी भी आपसे पूछ जा सकते हैं कि डिस्प्यूट कौन सी कंट्री के बीच में। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये आप देख लो, यहाँ से कलादान रिवर है, सितवे टू पलेतवा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके हम कनेक्ट कर देंगे। ये तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ही, ठीक है। चलिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो मोरे जगह है मणिपुर में और माओ सो थाईलैंड में, वाया म्यांमार हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, हाईवे वगैरह बना देंगे। यूएस डिसाइड करता है यूनेस्को से बाहर आना, ठीक है, ठीक है, बाहर आ जाओ भैया, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो पर यूनेस्को के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है। ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि पीस प्रमोट करती है एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। 194 इसके मेंबर्स हैं, ठीक। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी, वायलेंस अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स के, ठीक है। 2022 में इसको लॉन्च करा गया था, बस और कुछ नहीं। पैक्ट फॉर द फ्यूचर, इंडिया रिफॉर्म करता है अपना कमिटमेंट पैक्ट फॉर द फ्यूचर को लेकर के, यूएन डायलॉग जब होता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं, अगस्त में हमने पढ़ा, सितंबर में हमने पढ़ा कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के। देन इसने वेलकम कर लिया यूक्रेन को एज 125th स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, ठीक है। यूक्रेन को इसने वेलकम कर लिया, यूक्रेन हैज बिकम द 125th मेंबर स्टेट पार्टी टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक। ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन, जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स के बारे में बात करता है। स्टैब्लिश होता है ये रोम स्टैट्यूट से, ठीक है। इंडिया इज नॉट द पार्टी, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया जो है रोम स्टैट्यूट की पार्टी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर यू शुड नो इज इन हेग, नीदरलैंड्स। E3 कंट्रीज कौन कौन सी, बस उतना देख लो। E3 कंट्रीज है यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। ये एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी कॉपरेशन है बिटवीन यूके, जर्मनी एंड फ्रांस, तो ये E3 कंट्रीज है, E3 कंट्रीज है, ठीक, E3 कंट्रीज है बस। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, स्टेट करते हैं, कवर करते हैं इसको, एंड मेंबर क्या कवर करते हैं। चलिए रैंकिंग इसमें आइसलैंड फर्स्ट है और इंडिया की रैंक है 115, इंडिया की रैंक है 115। रशिया को लास्ट क्यों मिला है? क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसलिए रशिया को इसने लास्ट रखा है, ठीक है। ये कवर करती है 163 कंट्रीज को, ठीक है। रैंक आइसलैंड फर्स्ट है, इंडिया की रैंक है 115। रेड सी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। रेड सी हो गया, कोई स्ट्रेट हो गया, पर रेड सी इज मोस्ट फेमस, ठीक है, बड़ा फेमस है। पहली बात तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि होती रेड सी से कार्गो शिप जा रहा था, उसको अटैक कर दिया, क्या होती रिबल्स ने, आपको पता है ये येमन वाले रीजन के रिबल्स है। चलिए ये कनेक्ट करता है। एक्चुअली मेरी आवाज़ आपको पता नहीं मुझे सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मौसम ख़राब की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। बोलने में थोड़े से मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि जुकाम वगैरह हो गया है।
कनेक्ट करता है, देखो रेड सी आपको पता होना चाहिए, कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को किससे, वाया बबल मंदीब स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है, मेडिटेरेनियन सी वाया सुएज कनाल, ठीक है। ये समझो, यहाँ से जाइए आप, अगर एक वर्ल्ड मैप होता तो मैं आपको समझाती, बबल मंदीब स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ एडन से रेड सी आप जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको सुएज कनाल मिलेगी, सुएज कनाल से आप पहुँचेंगे मेडिटेरेनियन सी में। सुएज कनाल एक मैन मेड कनाल है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर इंडिया से कोई सामान भेजना है, मान लीजिए कहीं पे भेजना है आपको, तो यहाँ से आप शॉर्टकट अपनाएंगे, गल्फ ऑफ एडन से आप बबल मंदीब स्ट्रेट क्रॉस करेंगे, रेड सी जाएंगे, सुएज कनाल से जाएंगे। अभी न्यूज़ बहुत पहले आई थी, 2-3 साल नहीं, काफ़ी साल पहले आई थी, सुएज कनाल में एक कार्गो शिप फंस गया था, पतली सी सुएज कनाल है, उसमें ऐसा शिप हो गया तो फंस गया था, तो न्यूज़ में थी बड़ी सुएज कनाल। मैंने आपको अफ्रीका की मैपिंग में सुएज कनाल पूरी पढ़ाई है, ठीक है। तो आप मेडिटेरेनियन सी में डायरेक्ट यहाँ से पहुँच जाते हैं बिकॉज ऑफ सुएज कनाल, नहीं तो पूरा घूम करके जाना पड़ता था, ठीक। बॉर्डर किस किसको करता है ये, ठीक है, देखो इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और यमन को, ठीक है। बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नदर्न पार्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। देन कमिंग ऑन टू द न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया जो है एक फ्रांस की ऑटोनॉमी है यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस की ऑटोनॉमी है, फ्रेंच की एक ओवरसीज टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, बस इतना याद रखना है कि ये फ्रांस को बिलोंग करती है, बस न्यू कैलेडोनिया जो है आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन में फ्रांस की एक टेरिटरी है। M23 रेबल्स ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलेंगे एंड रवांडा बैक्ड M23 रेबल्स, ठीक है, इनके बीच में परमानेंट सीज फायर हो गया है, ठीक, परमानेंट सीज फायर हो गया है, यहाँ वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीकन नेशंस में। M23 मेनली एथनिक तुत्सिस है, ठीक है, और फाइट का ये सारी लड़ाई वगैरह होती रहती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि मिनरल रिच रीजन है यहाँ पे, तो लड़ाई तो होगी। चलिए, हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इंडिया की रैंक 77 हो गई है। मैं आपको इंडेक्सेस और ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, एक्सरसाइज और इंडेक्सेस लास्ट में पढ़ाऊंगी आपके, जब भी आप मुझे बताओगे कि आप यूपीएससी 2026 से पहले तो पढ़ाऊंगी, प्रीलिम्स से पहले, बट और भी अगर आपको कोई एग्जाम है तो जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज उससे पहले हुई होंगे, आई ट्राई टू कवर इट इन द वन वीडियो। तो हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के बारे में बात करता है। तो इंडिया की 2025 की रैंक है 77, ठीक है, सिंगापुर फर्स्ट है, इंडिया की रैंक है 77। चलिए, कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में आपको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सबसे पहला जो टॉपिक है, 6 साल के लिए इसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, 6 साल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। चलिए, बजटरी एलोकेशन इसका कितना है, तो 24,000 करोड़ रुपए फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स से 24,000 करोड़ रुपीज। इंप्लीमेंटेड कौन सी इसको मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक। कुछ नेशनल लेवल ओवरसीज बॉडीज और भी आपको देखने को मिलती है, स्टेट लेवल नोडल कमेटीज, बट इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 6 साल के लिए इसे अप्रूव करा गया है, ठीक है, 6 ईयर्स के लिए। बजटरी एलोकेशन इज 24,000 करोड़ रुपीज, ठीक। क्राइटेरिया नीति आयोग वगैरह फाइनलाइज करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, प्रोवाइड करती है हाई यील्डिंग सीड्स, जो HYV सीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, जो भी मैकेनाइज्ड टूल्स है, सीड ड्रिल्स, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स को प्रमोट करती है, सब्सिडी वगैरह देती है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन वगैरह मिलता है, प्रमोट करती है डाइवर्सिफिकेशन, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलता है, ठीक है, और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं इसमें कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह। पब्लिक डेट इन इंडिया, एक RBI की एक बायनियरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है जिसमें बात करी गई है कि पब्लिक डेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जो पब्लिक का डेट है वो बढ़ रहा है। पब्लिक डेट 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट होता है वो हम खुद से लेते हैं, ठीक है, मतलब विद इन द कंट्री हम ले लेते हैं। एक्सटर्नल डेट मतलब क्या होता है यार, डेट नहीं समझ, उधार आपने किसी दोस्त से अपने 10 रुपये उधार लिए तो वही उधार आपने दोस्त से ले लिया, आपने जाकर के कहीं से और से ले लिए, विदेश से कहीं से जाकर के ले लिया, दैट इज एक्सटर्नल डेट, ठीक। इंटरनल डेट में 2 तरीके के आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, GSEC, T-bills, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में T-bills, इंटरमीडिएट T-bills, ठीक है, जो स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटीज मिलती है, दीज आर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक्सटर्नल डेट, आप जाकर के IDA से पैसा ले आओ, ADB से पैसा ले आओ, ठीक है, IMF से पैसा ले आओ, दैट इज एक्सटर्नल डेट। मल्टीलेटरल एजेंसी से आप पैसा लेकर के आ रहे हो, बाहरी एजेंसी से, दैट इज एक्सटर्नल डेट। तो ये बढ़ रहा है, इतना याद रखना है कि पब्लिक डेट जो है वो बढ़ रहा है, बस। एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग इन इंडिया, भाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव। भाई एम्प्लॉयमेंट तो मिलना चाहिए, ठीक है, इनिशिएटिव कुछ है, इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट का इंसेंटिव, ठीक। अब रूरल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इसका पर्पस क्या है, जॉब क्रिएशन को प्रमोट करना, इन्हांस करना एम्प्लॉयबिलिटी,
स्किलिंग, लोगों को स्किल देना, आपको पता है पीएम कौशल योजना आई थी, एक्सपैंड करना सोशल सिक्योरिटी, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो की इनिशिएटिव आप देखिए एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के, स्किलिंग को लेकर के गवर्नमेंट के क्या क्या है। स्किल इंडिया मिशन आया था, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट करता है पीएम कौशल विकास योजना 4.0। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट करता है स्किलिंग, एजुकेशन को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। द फ्यूचर ऑफ वर्क, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अनाउंस करा है ले ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज़ का। 12,000 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया गया है, दे आर लेड ऑफ। मतलब फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ड्यू टू वेरियस रीजंस, भाई शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल, ठीक, हटा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होता है? ये रेफर करता है जो भी ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, किस तरीके से काम करा जाता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है, एक्सपीरियंस्ड, ये टेक्नोलॉजी से चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, इकोनॉमिक से और डेमोग्राफिक शिफ्ट से भी। इतने ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम जो है डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव जैसे नास्कॉम और मैथी का, ठीक। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया आरडीआई स्कीम को, ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है ये, अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नोडल डिपार्टमेंट है। एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को स्केल करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इन सनराइज एंड अदर डोमेन्स, हर डोमेन में करे। टोटल बजट है इसका 1 लाख करोड़, कितना है? 1 लाख करोड़, ठीक है। फैसिलिटेट करना है डीप टेक फंड्स को, ठीक है, सारी चीज़ें, ग्रांड शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा दे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, रिकॉग्नाइज करे प्राइवेट सेक्टर रोल जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़े एंड क्रिएट करे, मेंटेन करे जॉब्स वगैरह को। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, बहुत पहले से करती है। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ने बताया है 67 इन 2025, ठीक है, बढ़ चुका है 67 इन 2025, 67 है। एफआई इंडेक्स कैप्चर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल कंट्री में, रिप्रेजेंट करता है वेरियस सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पेंशंस, 3 सब्जेक्ट्स हैं इंडेक्स, एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी उनकी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना, एनएसएफआई, आधार केवाईसी को लिंक कराना, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, एआई एमएल टूल्स को, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ करना एंड सिग्निफिकेंस एंड ऑल। डिजिटल इंडिया मिशन 10 साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया मिशन के, जैसे लॉन्च करा गया था 2015 में। टू नॉट गेट कन्फ्यूज कि 2014 में, आई मीन 2014 में जब गवर्नमेंट आती है पार में, तब लॉन्च करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, नहीं, द नेक्स्ट ईयर 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन को लॉन्च करा जाता है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको डिजिटली एम्पावर करना, सोसाइटी को पीपीपी मॉडल्स के थ्रू यूज़ करना है, ठीक है। इंडिया रैंक्स 3rd इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स जो है उनका एक्सेस बढ़ा है, ठीक है। आप भाषणी 30 मल्टी मॉडल एक तरीके का प्रोग्राम है ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, भाई आईपीआर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें पेटेंट्स वगैरह की बात हम करते हैं। इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रोज बढ़ चुकी है 44%, 5 साल में 44% बढ़ चुकी है, ठीक। ग्लोबल पोजीशन में इंडिया हैज़ ग्रांटेड 1,03,057 पेटेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। 4th है ट्रेडमार्किंग फिलिंग्स में एंड सिग्निफिकेंस है भाई एफडीआई को बूस्ट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, स्टार्टअप्स को, कॉम्पिटिटिवनेस को और वुमेन्स पार्टिसिपेशन को। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये होता क्या है बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट पार्टीज करती है। रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी रेगुलेट करती है, ठीक। सोफिस्टिकेटेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, ठीक है, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वगैरह होती हैं और कुछ नहीं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, भाई कुछ नहीं है, पब्लिश करता है सेमी एनुअली, कौन करता है? तो ये जो इंडेक्स है ना, पब्लिश करा जाता है आरबीआई के थ्रू डिजिटल अडॉप्शन को ट्रैक करने के लिए, कितने लोगों ने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया है। पैरामीटर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबलर्स, डिमांड एंड सप्लाई, सही सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स, ये भी आरबीआई ही जो है बनाता है। ग्लोबल फिनडेक्स 2025, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लेना। ग्लोबल फिनडेक्स ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। स्टेबल कॉइन्स एक क्रिप्टो करेंसी होती है, क्या होती है? एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। तो यूएस ने स्टैब्लिश करा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए, स्टेबल कॉइन्स के लिए, जिसकी वैल्यू जो होती है अनदर करेंसी से लिंक्ड होती है और कुछ नहीं बस। क्रोपिक ये एक इनिशिएटिव है डिजिटल इनोवेशंस का एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक है। मोबाइल ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लॉन्च करा गया है। जो जियो टैग क्रॉप होते हैं उनकी फोटोज़ वगैरह, जब क्रॉप साइकिल हो उसको अंडरमाइन करने के लिए, उसको एक तरीके से देखने के लिए। एग्रीकल्चर आउटलुक, ये जो रिपोर्ट है ना कि ओईसीडी और एफएओ ने रिलीज़ करी है,
इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट जो है दैट इज पब्लिश्ड बाय OECD एंड FAO। इसमें हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स के ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में कि 0.9% इसमें एनुअली ग्रोथ देखी गई है, लेड बाय इंडिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया। कॉटन के सेट में अगर मैं कॉटन की बात करूँ, कॉटन प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना एज द टॉप प्रोड्यूसर। ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन में इंडिया आज से नहीं, बहुत पहले से, फ्रॉम द हिस्ट्री इंडिया इज अ कॉटन प्रोड्यूसर अच्छे खासा लेवल का। एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग रूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रूल्स हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए यूरेनियम और थोरियम के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक मिनरल्स हैं यूरेनियम, इसके की रिजर्व्स आपको झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे यूरेनियम डिपोजिट स्मॉल या फिर थोड़े बहुत लोअर ग्रेड के मिलते हैं। थोरियम, इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है यूरेनियम का, बट एक थोरियम का बहुत ज़्यादा रिसोर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मोनाजाइट कंटेन करता है 8 to 10% थोरियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कि मोनाजाइट सैंड्स में आपको थोरियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ये आपको केरला की बीच वगैरह, बीच सैंड्स में, उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाता है अच्छे खासे लेवल पे मोनाजाइट। ठीक है, रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट जिसमें आपको थोरियम मिलता है 8 to 10%। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये बना रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज करा है इस तरीके इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट काम करे ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। इंडिया होस्ट करता है 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को, 50% ग्लोबल शेयर है। बस चलिए एल्यूमिनियम और कॉपर को देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनवील करा है एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स को। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा विजन 2047 तक है, सबको पता है। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट और कॉपर की रिजर्व्स आपको इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के आपको रिजर्व्स इंडिया में मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा लीड करता है प्रोडक्शन में, 73% आपको उड़ीसा में प्रोडक्शन देखने को मिलता है विद इन इंडिया। चाइना में 58% इज द टॉप प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड इंडिया। अगर एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज 4th नंबर आफ्टर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। कमिंग ऑन टू कॉपर, इंडिया के पास कॉपर रिजर्व्स आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। एल्यूमिनियम उड़ीसा में, कॉपर राजस्थान में। राजस्थान के बाद MP, झारखंड। प्रोडक्शन इज लेड बाय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको कॉपर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, देन राजस्थान 43%, एंड ग्लोबली आपको चिले में आपको देखने को मिलता है, फॉलोड बाय पेरू एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चिले, पेरू एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान 52, बट प्रोडक्शन जो है 57% आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। रिजर्व्स 52% आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, 57% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, 57% प्रोडक्शन और रिजर्व्स में डिफरेंस होता है, यू शुड नो दिस। प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, रिजर्व्स आपको जहाँ पे खनिज उत्पाद मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे रिजर्व्स है। ठीक, तो रिजर्व सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में, एंड प्रोडक्शन आपको मध्य प्रदेश में कॉपर का मिलता है। रिजर्व्स राजस्थान में है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिए, कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान से आता था। सिक्योरिटी रीजंस, यहाँ पे आपको क्वांटम साइबर रेडीनेस मिल जाता है। ठीक है, तो मेथी ने हमारी ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ऑपरेशन महादेव एक बार देख लेते हैं। जॉइंट काउंटर टेरर मिशन था ये, इंडियन आर्मी, CRPF और JK पुलिस ने करा था। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था इस वजह से। मेडमैक्स ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, तो ये इंडियन इलीगल फार्मा ट्रेड जो होता है उसको देखने के लिए, कट डाउन करने के लिए। प्रोजेक्ट 17A, INS उदयगिरी जो है सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17A का, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इंडियन नेवी को दे दिया गया है। अब ये शिवालिक क्लास के हैं, फ्रिगेट्स उसमें बनाते हैं हम लोग, नेवल शिप है। ठीक है, INS उदयगिरी शिवालिक क्लास के। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ये एक रॉकेट है जिसे हम लोग इरासर बोलते हैं। क्या? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है, इंडिजिनियसली मेड है, एंटी सबमरीन रॉकेट है, और ये कॉम्बैट करने के लिए सबमरीन्स एंड फायर फ्रॉम ऑन बोर्ड से इसको फायर कर सकते हैं। INS के, कोई भी INS के आप इसको ऑन बोर्ड से फायर कर सकते हो। ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है इसमें, बस दैट्स इट। अस्त्र मिसाइल है, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट कर लिया है अस्त्र मिसाइल का। जो अस्त्र मिसाइल है दैट इज BB राम। क्या है? BB राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स। क्या रेंज है? 100 किलोमीटर्स। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर की। ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकती है हाईली जो भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उसको। प्रलय मिसाइल, अस्त्र देखा, तो इसी तरीके से DRDO ने कंडक्ट कर लिया है प्रलय मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट। ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? याद रखना है, क्वारसैम की बात करते हैं, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, इसमें क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है जिसकी जो है अब आपको 5 मैक स्पीड देखने को मिलती है, एंड इसकी रेंज जो है दैट इज 150 to 500 किलोमीटर।
क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सही होती है, क्लास होती है मिसाइल्स की जिसमें आपको लो ट्राजेक्टरी में जो बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी होती है बट चेंज कर सकती है अपने कोर्स को बस। जैसे पॉलिटी में क्वासी फेडरल है उस तरीके से क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, थोड़ी क्वासी और थोड़े बहुत और भी फीचर्स है कि चेंज कर सकती है कुछ चीज़ों में। कुछ एक्सरसाइजेज जो न्यूज़ में है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 14th एडिशन होता है इंडिया सिंगापुर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया सिंगापुर। भारत एनसीएक्स ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये कोलैबोरेशन के साथ थी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और गांधीनगर गुजरात की। सिम्बेक्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लॉयन किंग 1994 में स्टार्ट हुई, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में होती है। तो सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र भी, सिम्बेक्स भी इंडिया और सिंगापुर के साथ ये नेवल एक्सरसाइज है। तालिस्मान सबरी एक्सरसाइज, इसके पार्टिसिपेंट्स और भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि 19 नेशंस है, ठीक है, सिडनी से कमेंस होती है, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसके। जामाता ये एक जॉइंट सी एक्सरसाइज है जापान और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में, ठीक है, जामाता ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान की जो जॉइंट सी एक्सरसाइज है ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को, जिसमें पहला टॉपिक है अर्बन रीसाइलेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है टूवर्ड्स रीसाइलेंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया, जो कि चैलेंजेस को हाईलाइट करता है रैपिड अर्बनाइजेशन के एंड क्लाइमेट चेंज के। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है, 2070 तक 1.1 बिलियन, 2020 में थी ये 480 मिलियन, ये हो जाएगी 2070 तक 1.1 बिलियन, ठीक। 70% न्यू जॉब्स भी क्या बोलते जनरेट होंगी 2030 तक। अर्बन रिसाइलेंस होता क्या है? ये कैपेसिटी, ये रिफर करता है कैपेसिटी को जो डिजास्टर्स अडॉप्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहता है फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को, ठीक। बहुत सारी आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी। अर्बन फ्लडिंग, भाई स्टॉर्म वगैरह आते हैं, ठीक है, वाटर फ्लड हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक। कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरियाज में भी फ्लड्स आ जाते हैं, आप उड़ीसा जा करके देखिए, उड़ीसा में अब न्यूज़ में हमेशा ही आता है, ठीक। फिर आप कास्केडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, भाई फ्लड्स जब आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी तबाह हो जाता है। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज़, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट प्रोग्राम, ये अर्बन प्लानिंग को इंडिकेटर्स है जैसे कि अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, सी फ्लड, ठीक है, ये 2 दिन पहले आपको एडवांस में फोरकास्ट करके बता देगा कि फ्लड इस एरिया में आने वाला है, ठीक। अर्बन मोबिलिटी, आरआरटीए सिस्टम है, क्या करता है, प्रमोट करता है वॉकेबल स्ट्रीट्स, भाई स्ट्रीट्स वगैरह होनी चाहिए सिटीज़ में। देन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है जब डिजास्टर आता है किसी भी तरह का तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर करता है बहुत ही बड़े तरीके से। चलिए, क्या रिकमेंडेशन से रिपोर्ट की आप एक बार रीड आउट कर लेना, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ है एसडीजी। क्लाइमेट चेंज कौन से एसडीजी में है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए डेफिनेटली, ठीक है। और ये सी फ्लड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सी फ्लड आ सकता है क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज, क्या है ये, किससे रिलेटेड है, तो आपको 2 दिन पहले प्रायर आपको फोरकास्ट करके बता देगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी भी ये न्यूज़ में है और रहेगा, ठीक है, आगे 1-2 साल जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया ने अचीव कर लिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पेट्रोल में, ठीक है, कितना 20%, तो ठीक है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम था ये, ठीक है, टारगेट था, इंक्रीज कर दिया है 1.5 से 20% तक 2025 में, ठीक। इथेनॉल होता क्या है, आप चाहो तो इसका एक बार ये देख सकते हो, C2H5OH ये इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है। रिन्यूएबल फ्यूल होता है ये, ठीक है, क्रॉप से जनरेट होता है फर्मेंट करके पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से, ठीक। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं, दिस इज अ बायोफ्यूल, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से बायोफ्यूल्स आते हैं, किस चीज़ से जनरेट होते हैं ये पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप से जैसे शुगर केन, बीट से। सेकंड में जो रेजिड्यूज, जो बायोमास होता है ना, जो वुडी बायोमास होता है उनसे बनते हैं। थर्ड में एल्गाई से। फोर्थ में जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो जीई क्रॉप्स होते हैं, ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनसे। कब लॉन्च करा गया था ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2003, ठीक है, बहुत पहले से है ये प्रोग्राम। इथेनॉल ब्लेंड करना है हमें, ठीक है, मिक्सेस इथेनॉल विद पेट्रोल ताकि जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। टारगेट है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का अमेंड कर दिया गया था 2022 तक।
दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या, हमें सिग्निफिकेंटली क्या हेल्पफुल है ये, तो एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक, कम पोल्यूशन होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अभी इस पे बहुत सारी चर्चा हो रही है कि ये सही नहीं है, कितना सही है उसमें नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी लेकर के आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है जो पेट्रोल डीजल इंजन से होता है वो कम होगा, हम ईवीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, जब हम अपने इस पे चीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो हम बायोफ्यूल इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मेज और जो ऑल्टरनेटिव्स है, सेविंग्स को आपको इम्पोर्ट सेविंग्स जो होती हैं वो भी बढ़ेंगी आपकी, रूरल डेवलपमेंट होगा वो भी आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है पहला PMG1, ये सपोर्ट करता है 2G इथेनॉल प्रोग्राम, ठीक है, इथेनॉल प्रोजेक्ट्स, ये प्रमोट करता है डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, GST कट इथेनॉल जो अपना जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है 5% है इसमें, और क्रूड ऑयल एक्ट 18% है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए इतना नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यू शुड नो कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स किससे हम डिराइव करते हैं, फूड क्रॉप से, रेजिड्यूज से, एल्गाई से, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, बस। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, भाई इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, आई हैव मार्क्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ियाल और स्लॉथ बियर पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, घड़ियाल पे भी यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। इनको रिकमेंड करा गया है कि इनको इंक्लूड करो किसमें, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम जो इसका है CSS IDWH का, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम का, इसमें इनको इंक्लूड करो। मिनिस्ट्री तो अपनी एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इसमें मतलब कुछ परसेंट जो है दैट वाज बाय सेंटर और कुछ परसेंट जो है स्टेट से शेयर करा जाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर डेफिनेटली करूंगी, या कमेंट सेक्शन में आप लोगों को किसी को पता हो तो बताइएगा। एक होता है घड़ियाल, एक होता है मगर, एक होता है क्रोकोडाइल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या किसी को पता है कि घड़ियाल, मगर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है? घड़ियाल का अगर आप माउथ देखोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बताऊंगी, मतलब इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी घड़ियाल, मगर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है। घड़ियाल का अगर आप ये जो आगे की जो उसका माउथ होता है ना, स्टाउटेड माउथ जो होता है, उसको देखोगे तो यहाँ पे घड़ा ऐसा बना होता है। मगर बताइए, क्रोकोडाइल बताइए, स्केल्स किस पे ज़्यादा होते हैं, ठीक। चलिए कमिंग ऑन टू घड़ियाल। घड़ियाल का हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ रहता है? डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहता है। कहाँ रहता है? डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर में रहता है। रेंज आप देखो, नेपाल में राप्ती और नारायणी नदी में आपको घड़ियाल मिलेंगे। इंडिया में गिरवा, सोन, रामगंगा, गंडक, चंबल और महानदी में, ठीक है। और एक बात आपको बताऊं, घड़ियाल जो होता है ना, मैन ईटर नहीं होता है, दिस इज अ फिश ईटर। तो आपके लिए एक और होमवर्क है, घड़ियाल, मगर और क्रोकोडाइल। अब घड़ियाल तो मैंने बता दिया मैन ईटर नहीं होता है, फिश खाता है। मगर और क्रोकोडाइल में से कौन सा मैन ईटर होता है? देखो इन तीनों में से मैन ईटर तो होता है, बट कौन सा? फीचर्स देख लो, फिश कैचिंग टीथ होते हैं, इलोंगेटेड स्नाउट होता है, आप यहाँ पे देखो कितना लंबा है यहाँ पे। और जो मेल्स होते हैं ना, उसमें आप घड़ा स्पॉट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बट फीमेल्स में नहीं मिलता है। ओनली सेक्सुअली डायमॉर्फिक क्रोकोडाइलियन होता है, मतलब फीमेल्स और मेल्स में सेम साइज वगैरह कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। इसका मतलब यही है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक क्रोकोडाइलियन मतलब मेल्स और फीमेल्स, आपको घड़ियाल में कोई डिफरेंस ऐसा एज सच आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे, सेम लगते हैं देखने में। थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, ट्रैप फंसे जा रहे हैं, ठीक है, जो फिश नेट्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के IUCN की लिस्ट में दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक अपेंडिक्स 1 में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में आया था। आप लोग बताएं 2025 में क्रोकोडाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? 1975 में आया था, कितने ईयर्स हो गए हैं? ब्रीडिंग प्रोग्राम है, नेशनल घड़ियाल प्लान भी है। कमिंग ऑन टू स्लॉथ बियर, ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहता है, ठीक है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में। घड़ियाल आपको नेपाल और इंडिया में मिल रहे थे। इसके फीचर्स देखो, लॉन्ग क्लॉज, इसको जो हाथों में क्लॉज होते हैं ना, ये लंबे होते हैं। शैगी कोट, ठीक है, लॉन्ग स्नाउट, ये भी इसका जो मुंह होता है ये भी लंबा सा होता है। टर्माइट ईटर है, टर्माइट्स खाता है ये, ठीक है, टर्माइट्स खाता है। एंड नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में जगते हैं। एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है, हैबिटेट लॉस की वजह से इनको थ्रेट है। IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है, ठीक, वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। WPA 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। इसका कंजर्वेशन आपको दारोजी स्लॉथ बियर सैंचुरी जो कर्नाटका में है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, दारोजी स्लॉथ बियर सैंचुरी। ये बियर की वैरायटी है, एक स्लॉथ बियर, ठीक है, हैबिटेट लॉस वगैरह हो रहा है। साइट्स,
साइट सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 50th एनिवर्सरी, ठीक है, गोल्डन जुबली हो चुकी है साइट की। साइट का फुल फॉर्म देखो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, मतलब फौना एंड फ्लोरा, तो फौना और फ्लोरा दोनों ही कवर्ड है इसमें। 1963 में आईयूसीएन की मीटिंग में कंसीव हुआ था कि साइट जैसी बनेगी, बट इन्फोर्समेंट में कब से आता है, तो 1975 से आता है। भाई वॉलंटरी पैक्ट है, ट्रेड वाइल्ड स्पेसीज में भाई थ्रेट उनके सर्वाइवर को नहीं होना चाहिए, रेगुलेट करता है ट्रेड वाया लाइसेंसिंग। सेक्रेटेरिएट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एडमिनिस्टर कौन करता है, यूएनएफ करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, कहाँ पे, जेनेवा में। 185 पार्टीज हैं, इंडिया रैटिफाइड 1976 में कर दिया था, इंडिया इज ऑल्सो पार्टी, इंडिया ने रैटिफाई कर दिया था 1976 में। अपेक्स बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब साइट्स की होती है। 1981 में जब कोप 3 हुआ था तो न्यू दिल्ली में हुआ था। कभी ऐसा क्वेश्चन बच जाए कि कभी भी साइट्स का कोप नहीं हुआ है इंडिया में साइट्स का कोप हुआ है इन 1981, बहुत पहले। साइट्स के अपेंडेंसेस आप देख लीजिए, ठीक है, 3 अपेंडेंसेस है यहाँ पे, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2 और 3। अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, 1 में आता है। देखो 1 में क्या आता है, 1 में वो स्पेसीज आती हैं जो एक्सटिंक्शन, बिल्कुल खत्म होने के तर्ज पे है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे अगर थोड़े टाइम तक उनको प्रोटेक्ट नहीं करा गया, ठीक है। थ्रेटेड विद एक्सटेंशन, ट्रेड परमिटेड इन ओनली एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में इनका ट्रेड हो सकता है, नहीं तो ट्रेड नहीं हो सकता है। अपेंडिक्स 2, स्पेसीज नॉट नेसेसरी थ्रेटेड विद एक्सटेंशन, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती है बट ट्रेड कंट्रोल्ड वे में ट्रेड होना चाहिए। अपेंडिक्स 2 में जो है कंट्रोल्ड वे में ट्रेड होना चाहिए। अपेंडिक्स 3 में स्पेसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, एक कंट्री में तो उनको प्रोटेक्ट करके रखा ही जाए, ठीक है, और पार्टीज वगैरह कंट्रोल करना है ट्रेड को। साइट्स का मतलब ही यही है कि वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना में हमें कंट्रोल ट्रेड करना है। माइक प्रोग्राम जो है एलिफेंट्स की मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। माइक प्रोग्राम एलिफेंट की पोचिंग वगैरह से रिलेटेड है। माइक, ठीक है, चिराग रंपो एलिफेंट रिजर्व, दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसके यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट को भी पोचिंग करा जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ टस्क, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, ठीक है। साइट्स की ट्री स्पेसीज प्रोग्राम है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल ट्री ट्रेड, ट्री का भी ट्रेड होता है, ठीक। देन ICCWC ये कम्बैट करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम ग्लोबली, ठीक है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड एनिमल्स भी फेस करते हैं ड्यू टू ह्यूमंस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर आप बोलते हो कि जब आप उनको हैबिटेट ही लॉस कर रहे हो, फिर बोलते हो कि लेपर्ड इस रेजिडेंशियल एरिया में घुस आया, वो कहाँ जाएगा, ठीक। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी कंसेप्ट, एनवायरमेंट का कंसेप्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज अ ज्योग्राफी स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक। 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है रशिया के कामचटका पेनिनसुला में। पहली बात, कामचटका पेनिनसुला कहाँ है, कामचटका पेनिनसुला इज इन रशिया में है। सेस्मिकली एक्टिव जोन है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। यहाँ पे जब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में तो सुनामी वेव्स भी हो सकती है, क्योंकि अर्थक्वेक आया है, तो अगर अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है वो वाटर के नीचे हो रहा है तो सुनामी आएगा, ठीक। न्यूज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में समझेंगे। ये देखो, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और ये है आपका NCERT का क्लास 11th की डायग्राम, जो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाने वाली हूँ। ये वो रीजन है जहाँ पे आपको बहुत एक्टिव वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन जोन है, ट्राफॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है और हॉटस्पॉट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब समझ आ रहा, हॉर्स शू शेप का है ये, ठीक है, हॉर्स शू ऐसे ही होता है, हॉर्स शू शेप का है कुछ ऐसा, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिलती है मोर देन 40%। मिनरल रिच रीजन है यहाँ पे। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस है क्योंकि जो वोल्केनिक सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है राइस कॉफ़ी वगैरह उगाने के लिए, ठीक। अब आप अपना डेक्कन प्लेट्यू देख लो, ब्लैक सॉइल वोल्केनिक रीजन है, ठीक है, वोल्केनिक रीजन है उसका। देन सबडक्शन जोन है, प्लेट ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का कंसेप्ट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लेट एक तो आपस में टकराएंगी, आपस में दूर जाएंगी, ठीक है, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, तो जो डेंसर होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो आप ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आप लोग बिल्कुल उस पर स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से वोल्केनोज यहाँ पे पढ़ते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पैसिफिक प्लेट है, ये बहुत बड़ी पैसिफिक प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है, यूरोशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, ठीक है। सबडक्शन और जो अबडक्शन वाला जोन होता है, सबडक्शन और अबडक्शन वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं वदाती बेनियोफ जोन। यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, व्हाट इज वदाती बेनियोफ जोन, ठीक। तो ये यू शुड नो ऑल दीज थिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025, ठीक। अब एजेंडा 2030 तक हमें अचीव करने टारगेट्स,
ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, आपके लिए खास वही है जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, SDG याद करना। देयर आर 17 SDG, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको रटे हुए होने चाहिए। चलिए, ड्राफ्ट रूल्स है, रूल्स अब मैंने बताया आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी रूल्स है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करा जाता है, एक स्कीम है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन करती है टारगेट्स को, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया का जो कार्बन मार्केट है उसको सपोर्ट करेगी, अलाइन करेगा UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के साथ। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट रिलीज करी गई है। इसमें आपको पता होगा वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात हमेशा करी जाती है, ठीक है। कुनमिन प्रोटोकॉल हो, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देन ICJ, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करी जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या बात है कि क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, ह्यूमन के राइट हो, ये ह्यूमन का राइट है, ठीक है, ह्यूमन का राइट है, तो सारी चीज़ें हैं। चले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कब इस्टेब्लिश होता है, तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945। UN का मेन जुडिशियल बॉडी है ये, इसके फंक्शन है डिस्प्यूट को सेटल करना स्टेट के बीच में, ठीक है, और एडवाइजरी ओपिनियन देना। देन लिमिटेशंस भी है कुछ, ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट्स तभी ये केसेस सुनता है। और कॉम्पोजिशन 15 इंडिपेंडेंट जजेस हैं फॉर इलेक्टेड फॉर 9 years बाय UNG एंड UNSC। चलिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब बनता है, एक्ट 2001 से बनता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इसका। देन ऑब्जेक्टिव है इसका एनर्जी को रिड्यूस करना, इंटेंसिटी ऑफ जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें। चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने चेंजिंग रिवर एंड फ्लड पैटर्न्स के बारे में कुछ स्टडी करी है, ठीक है, कुछ रिसर्च करी है। अब सी फ्लड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये 2 दिन पहले, ठीक है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो 2 दिन पहले आपको फोरकास्ट करके बता देगा कि इस एरिया में फ्लड आने वाले हैं, एक मैप वगैरह बना देगा, ठीक है, और ये विलेज लेवल तक आपको बता सकता है चीज़ों को, ठीक है। नाम है सी फ्लड। चलिए, जो रिक्लेम फ्रेमवर्क है दैट इज लॉन्च्ड बाय कोल मिनिस्ट्री, ठीक है, कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। ह्यूमन मेड डैम्स हैव शिफ्टेड अर्थ पोल, ये एक रिसर्च है, ठीक है, क्या है, ये एक रिसर्च है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन मेड डैम्स है, जो हम लोग डैम्स बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने अर्थ के पोल्स में कुछ शिफ्ट लाया है, ठीक है, कुछ शिफ्ट हुए हैं अर्थ के पोल्स, इतना देख लेना। बाकी ऐसी जो थ्योरीज है उनसे कम क्वेश्चन बनता है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट, भाई इसके 10 साल कंप्लीट हो गए, चूंकि नॉर्थ इंडिया के जो डेंस विंटर फॉग होता है ना, अभी सर्दी आ रही है जैसे कि फॉग होगा, ठीक है, स्मॉग भी होगा जिसमें थोड़ा सा पोल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देन करियाचली आइलैंड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो इंडिया का है और ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है जो कि धीरे 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 इरोजन की वजह से संक करके आए। कहाँ पे था ये, ठीक है, कहाँ पे है ये, तो बिटवीन रामेश्वर एंड टुथकोडी, ठीक है, आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जो गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क रीजन है वहाँ कहीं पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का ही पार्ट है। चिनाब रिवर, चिनाब रिवर के ऊपर अभी आपको पता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज। चिनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, तो बारालाचा पास से होता है, एंड चिनाब रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जिसका ओरिजिन बारालाचा पास से होता है। 2 मेन स्ट्रीम से, चंद्रा और भागा, जो कि दोनों मिलकर के बनती है चिनाब नदी, ठीक है। फिर ये वैदिक पीरियड में चंद्रभागा को अस्किनी और इस्कमाती रिवर के नाम से जाना जाता था। टोकारा आइलैंड, टोकारा आइलैंड सदर्न जापान में, ठीक है, जापान जो है बहुत ही ज़्यादा सेस्मिकली एक्टिव कंट्री है, ठीक है, एक तो आइलैंड नेशन है और ये एज पे पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के। जापान 4 आइलैंड से बना है, HHS के, होन्शु, होकाइडो, शिकोको, क्यूशु। बितरा आइलैंड ये लक्षद्वीप का है, ठीक है, इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है आपकी लक्षद्वीप, वहाँ से बिलोंग करता है। कहीं आ जाए बितरा आइलैंड UK का है क्या, नहीं, इंडिया का है, लक्षद्वीप एडमिनिस्टर करता है इसे। कमिंग ऑन टू सोशल इशूज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 की, 5 years कंप्लीट हो गए उसके, ठीक है, 3rd एजुकेशन पॉलिसी थी बेस्ड ऑन कस्तूरी रंगन कमेटी रिकमेंडेशंस, दैट्स इट। अब गवर्नमेंट के और क्या क्या इनिशिएटिव है, तो देखो, PM श्री, ये रीवैम्प करना है 14,500 स्कूल्स को। निपुण भारत मिशन, ONOS, ये नेशन वाइड एक्सेस है रिसर्च जर्नल के लिए। फिर प्रेरणा, रेजिडेंशियल एक्सपेरिमेंट स्कूल्स बनाएंगे 11th-12th के लिए। उल्लास स्कीम, अडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए 15+ years की। विद्यांजलि, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अचीवमेंट क्या है, स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, जो एनरोलमेंट रेशियो होता है वो बढ़े, हायर एजुकेशन, रूरल स्कूल्स, ठीक है, गांव में जो स्कूल्स होते हैं, टीचर ट्रेनिंग, इनोवेशन वगैरह पे ध्यान दिया जाए। ये सारे अचीवमेंट इस चीज़ में कुछ कुछ अचीव कर लिया है इसने, आप एक बार रीड आउट कर लेना। राइजिंग सुसाइड्स अमंग स्टूडेंट्स, ये आपके मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक केस यहाँ पे देख लेना, सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
इसने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस इशू करी है जो स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को, ठीक है। स्टूडेंट आपको पता है तैयारी करता है, फेल होने का डर उसे बहुत रहता है, तो कुछ स्टूडेंट्स कमज़ोर दिल के होते हैं और कुछ फैमिली प्रेशर एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हों वो क्या फेस करते हैं वो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, एंड दे एंड अप देयर लाइफ्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। एंड आप लोग भी अगर यार ऐसा मत सोचना कभी भी लाइफ में कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर एवरीथिंग। अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सही सलामत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यू डेफिनेटली अचीव समथिंग और दी अदर। ये नहीं हो रहा, ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। अपने आप को ढूंढो। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 इंश्योर करता है राइट बेस्ड केयर, ठीक है। डीक्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन रिड्यूस करता है सुसाइड बाय 10% बाय 2030। ये सारी चीज़ें, टेलीमानस ऐप है, नेशन वाइड टेली मेंटल हेल्थ। देखो आपको मेंटली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपको अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप इस तरफ जा रहे हो सुसाइड, थिंक समथिंग पॉजिटिव कि भाई ये नहीं हो रहा तो ये ज़रूर होगा, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, ठीक है। मनोदर्पण, मालवीय मिशन एंड कोचिंग सेंटर्स गाइडलाइंस, भाई काउंसलर सपोर्ट दो। चलो, सोशल आइसोलेशन, भाई फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन। कुछ लोग होते हैं नहीं मुझे अकेले रहना पसंद है, आप सोशलाइज करिए। कुछ लोगों को इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ सोशल होना पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक। अब इससे क्या होता है? पुअर हेल्थ, मार्जिनाइजेशन, अनहेल्दी यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, लाइफ ट्रांजिशन, वीक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग अलोन, लो इनकम एजुकेशन, ये ड्राइवर्स हैं सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस के। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रोल, ये लोकसभा के स्पीकर ने स्ट्रेस करा है, रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन नेशनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रोल होते हैं, चलिए। चाइल्ड अडॉप्शन के केस में बात करें तो जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब कारा के बारे में यहाँ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। व्हाट इज कारा? कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके फंक्शन यही है कि मॉनिटर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अडॉप्शंस, ठीक है। अडॉप्ट करते हैं ना, कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। रोल क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शंस अंडर द हेग कन्वेंशन। किसके अंदर है? हेग कन्वेंशन 1993, जिसको रेटिफाई इंडिया ने 2003 में ही कर लिया था। काशी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन यूथ स्पिरिचुअल समिट फॉर ड्रग फ्री इंडिया। कुछ हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ भी जाता है, तो काशी में एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा गया यूथ स्पिरिचुअल समिट में अंडर मेरा युवा भारत फ्रेमवर्क, ठीक है। 5 ईयर का रोड मैप है डी एडिक्शन वगैरह के लिए। नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में आया था, दिस यू शुड नो। नशा मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2020। तलाश इनिशिएटिव ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो ट्राइबल अफेयर्स है उनके अंदर आता है, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो मैंने आपको पढ़ाया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगस्त के करंट अफेयर्स में, ठीक है। आदि कर्मयोगी जो प्रोग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। देन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज करी गई है, ठीक है। ग्लोबल हंगर के बारे में बात करते हैं कि ये कम हुआ है, ठीक है। मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी भी कम हुई है, फूड प्राइसेस बढ़े हैं, अनीमिया इन वुमेन एंड अडल्ट ओबेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। वुमेन्स में अनीमिया और अडल्ट ओबेसिटी जो फैटनेस होती है वो राइज हो रही है ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज द निसार। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। निसार नासा और इसरो का एक कोलैबोरेशन है। फुल फॉर्म देखो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको लॉन्च कर दिया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। निसार है क्या? जॉइंटली इनिशिएटिव है नासा और इसरो का। एल और एस बैंड पे काम करता है, माइक्रोवेव इमेजिंग सैटेलाइट है, फुल्ली पोलारीमेट्रिक है, ठीक है। पोलारीमेट्रिक है। और जो नासा का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी इन द एल बैंड रडार, ठीक है। जीपीएस टेलीकॉम और एंटीना, जीपीएस टेलीकॉम और एंटीना में। आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मौसम बदल रहा है तो मेरी तरह आपको सर्दी जुकाम ना हो जाए। नासा का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द एल बैंड, इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन है एस बैंड में, ठीक है। इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन है एस बैंड में, रडार में, बस में, जीएसएलवी F-16 में, ठीक। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जाएगा। किस में जाएगा? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ऑब्जेक्टिव क्या है निसार के? भाई मेजर करना है वुडी बायोमास, ठीक है, और उसके चेंजेस को ट्रैक करना है, चेंजेस एक्सटेंट ऑफ एक्टिव क्रॉप्स में, अंडरस्टैंड करना है चेंजेस इन वेटलैंड एक्सटेंट जो भी वेटलैंड में है, ठीक है, और मैप करना है ग्रीनलैंड अंटार्कटिका की आइस शीट जो है जो मेल्ट हो रही है। चलिए, अब सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में बात करूँ तो ये एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सेंड करता है पल्सेस और रिकॉर्ड करता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी अर्थ, जो अर्थ से रिफ्लेक्शन आता है उसको रिकॉर्ड करके भेजता है, ठीक, यही है बस। ब्लैक होल मर्जर क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, उसने डिटेक्ट करा है कि 2 मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज कर रहे हैं। इतना ही, ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक होल इंपॉर्टेंट है बट मर्ज कर रहे हैं, ये न्यूज़ में है इसीलिए शायद ब्लैक होल का कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। क्या है ब्लैक होल? ब्लैक होल एक रीजन है स्पेस में जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उससे लाइट भी पास नहीं कर सकती है, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है,
ठीक है, ये मैटर कंप्रेस्ड इनटू टाइनी, बहुत ही छोटे स्पेस में जो है ये कंप्रेस कर गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये इतनी इसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। ये इनविजिबल है, टेलीस्कोप्स वगैरह नहीं देख सकते हैं इससे, ठीक है। और स्टडीड वाया इफेक्ट्स ऑन नियर बाई स्टार्स वगैरह पे जो भी गैसेस पे इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज मैसिव स्टार्स हैं जो कोलैप्स आफ्टर सुपरनोवा, ठीक है, बर्स्ट हो गए, कोलैप्स कर गए वो स्टार, ठीक है। टाइप्स इसके स्टेलर, सुपरमैसिव, इंटरमीडिएट एंड प्राइमॉर्डियल, ठीक है। ये आप देख लो, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क है, लीगो यूएसए का, वर्गो इटली का, कागरा जापान का, ठीक है, देख लो। चलिए, ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एआई अलायंस नेटवर्क, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है, फाउंडिंग मेंबर है इसका, किसका, एआई अलायंस नेटवर्क का। बस एम क्या है इसका, एक्सेलरेट करना है डेवलपमेंट इन एआई टेक्नोलॉजीज। क्या होगा एआई टेक्नोलॉजीज, 17 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया, भाई फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। देन WHO लॉन्चेस 3/35 इनिशिएटिव। ये क्या है, ये हेल्थ टैक्स लगाने की बात कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, टोबैको, एल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स, उस पर हेल्थ टैक्स लगाएगा, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स पर जो पब्लिक हेल्थ को हार्म कर रहे हैं। इसमें कोलंबिया ने कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है, 34% ड्रॉप है इनके कंजम्पशन में सिगरेट टैक्स पे। सऊदी अरेबिया में शुगर स्वीटेन बेवरेजेस पे टैक्स कंजम्पशन 19% इन द ईयर। WHO और यूनिसेफ को डेटा इम्यूनाइजेशन पे कि इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको लॉन्च करा गया था 1978 में, ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह लग जाती हैं बच्चों के लिए, की इनिशिएटिव है, इंटेंसिफाई कर दिया गया मिशन इंद्रधनुष को। फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, ठीक है, ये CSIR इंस्टीट्यूट में है, लॉन्च कैसे, फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये UK बायो बैंक मॉडल पे बेस्ड है, ठीक, बस। फिनोम क्या होता है, ये एंटायर सेट ऑफ फिनोटाइप्स होता है सेल के अंदर इन अ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज, किसी के भी अंदर हो सकते हैं। ये फिजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्वेबल बनाता है, ठीक है, क्या करता है, जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेबल बनाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फिनोटाइप से क्या होता है, फिनोटाइप से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका अपीयरेंस, डेवलपमेंट और बिहेवियर वगैरह को दर्शाया जाता है। कमिंग ऑन टू द कल्चरल करंट अफेयर्स, चोला गंगम लेक, वेरी इंपॉर्टेंट एज योर UPSC, स्टेट PCS, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, चोला डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है टू डेवलप चोला गंगम लेक। चलो, अनाउंस ड्यूरिंग आदि तिरुवंतराई फेस्टिवल, एक फेस्टिवल होता है जो राजेंद्र चोला की बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, ठीक। 1000 years ऑफ राजेंद्र चोला साउथ ईस्ट एशिया मैरिटाइम एक्सपेडिशन एंड गंगईकोंड चोलापुरम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1000 years कंप्लीट हो गए। चोला गंगम लेक, जिसे पुनरी लेक भी बोलते हैं, ये लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक है इंडिया में। क्या है, लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक है, ठीक है, मैन मेड लेक है। मैं आपको अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी एक मैराथन सेशन में। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पास 2 बुकलेट्स हैं, वैसे तो मेरे पास अपने नोट्स भी हैं, ठीक है, बट मैं किसी बुकलेट से पढ़ाना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक मैराथन सेशन बनाना है। तो मेरे पास विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल है और फिजिक्स वाला की उड़ान बुकलेट है। आप लोग अगर मुझे बता सकते हैं आपका फीडबैक कि मैं विजन IAS से पढ़ाऊँ या फिर उड़ान बुकलेट से, तो मैं सोचूंगी कि भाई मुझे किससे पढ़ाना है, ठीक है। आपके लिए 2 ऑप्शंस मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। मैं NCERT से भी पढ़ा सकती हूँ, बट ये बुकलेट्स में क्या है ना, इनमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी गई है और आपके एग्जाम में जो आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कंस्ट्रक्ट किसने कराया था, ठीक है, तो चोला गंगम लेक को, तो इट वॉज बाई राजेंद्र चोला वन, ठीक है, राजा वन के बेटे थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था। चोला डायनेस्टी, विजयालय चोला, ठीक है, अंडर द विजयालय चोला। आपको की इंस्क्रिप्शंस क्या है चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, तो दीज आर उत्तरा मेरूर का इंस्क्रिप्शन, एडमिनिस्टर बाय मंडलम्स, वलनाडु, नाडु, कुर्रम्स और कोटम्स, सब बताऊंगी आपको मैं जब पढ़ाऊंगी। विलेज असेंबली को बोलते थे उर, ठीक है, और टैक्स सिस्टम क्या था, वेटी मतलब होता है फोर्स लेबर, ठीक, और कदमे मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, वेटी मतलब फोर्स लेबर और कदमई मतलब लैंड रेवेन्यू। डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशंस किसके साथ, श्रीलंका के साथ थे, चाइना के साथ, मालदीव्स के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल आप देखिए, गंगाईकोंड चोलापुरम, ठीक है, अरा वसतेवरा, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल। ये सब टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्वलस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आपको इनका जो वो है गोपुरम्स बहुत अच्छे खासे बने हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल और अरावतेश्वरा टेम्पल। तो बृहदेश्वरा टेम्पल के लोकेशन इज इन थंजावुर, ये द्रविडियन स्टाइल में बना है। इसके चीफ डेटी है भगवान शिव, लॉर्ड शिवा। राजा वन ने बनवाया था, ठीक। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सारे तीनों ही हैं। गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल गंगाईकोंड चोलापुरम में है, द्रविडियन स्टाइल में बना है, ये भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। इसको राजेंद्र वन ने बनवाया था, किसको, राजेंद्र वन ने बनवाया था, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज द बृहदेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं हम इसे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बृहदेश्वरा टेम्पल। इसमें 55 मीटर का विमान है, क्या है, 55 मीटर का विमान है,
चलिए, ऐरतेश्वरा टेम्पल जो है दैट इज सिचुएटेड इन दारासुरम जो थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये आपको मेन स्टोन वर्क देखने को मिलेगा, एक चारगेट देखने को मिलेगा। ये भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। ये राजा टू ने बनवाया था। चलिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये भी न्यूज़ में थे। क्यों थे? क्योंकि इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। 44th साइट बन गए थे। बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली एंड तमिलनाडु वाले रीजन में। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, कोस्टल फोर्ट्स है, हिल टॉप है, सह्याद्री रेंजेस में, कोंकण कोस्ट में एंड डेक्कन प्लेट्यू में। इवोल्यूशन आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टू पेशवास शोकास्ट करता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को और आर्किटेक्चरल चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने मार्क कर दिया है। कुछ फोर्ट्स है, सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, खंडेरी फोर्ट, लोहागढ़, रायगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट, ठीक है, स्वर्णदुर्ग, पहलारा, सिंधुदुर्ग, ठीक है, विजयदुर्ग, राजागढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, सारे जो इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन से बैटल में बनवाया था। चलो मैं कर देती हूँ। सालेर फोर्ट 1672 में मराठास ने जब मुगल के साथ बैटल हुआ तब। शिवनेरी फोर्ट, अभी अपनी मूवी देखी होगी छावा, कौन से फोर्ट का इसमें जिक्र है क्या? इसमें से वो फोर्ट है कोई? लोहगढ़ फोर्ट, ये भाजे बुद्धिस्ट केव के पास है। रायगढ़ फोर्ट, ये शिवाजी का परमानेंट कैपिटल है रायगढ़। राजगढ़, ये हिंदवी स्वराज के बारे में बेस्ड है, ठीक है, हिंदवी स्वराज के बारे में। एंड इसको रिटेन कर लिया गया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में। रीड आउट कर लेना। सिंधुदुर्ग आइलैंड फोर्ट है, अरेबियन सी में आपको देखने को मिलता है। स्वर्णदुर्ग आइलैंड ये बीजापुर रूलर ने बनवाया था, ठीक। चलिए, मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाले जो हैं उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674। इन्होंने कार्व करा एक इंडिपेंडेंट किंगडम डेक्कन स्टेट से अलग हटके। कैपिटल है रायगढ़ फोर्ट, ठीक है, गिंगी, सतारा और पुणे। एक्सटेंट आपको पेशावर तक और थंजावुर तक देखने को मिलता है साउथ में। अष्टप्रधान की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करते हैं, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाध्यक्ष और पंडितराव थे। दो तरीके के टैक्स मराठा एम्पायर में आपको देखने को मिलता है, सरदेशमुखी और चौथ। कौन सा? सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी 10% टैक्स है एम्पायर रेवेन्यूज के लिए। तो चौथ है दैट इज नॉन मराठा एम्पायर के लिए 1/4 टैक्स, जो नेबरिंग नॉन मराठा एम्पायर है उनके लिए। बैटल ऑफ पानीपत के बाद आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1761 में तो डिक्लाइन हो जाता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस चैंपियनशिप, दिव्या देशमुख जो है शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख जीती, इंडियन है ये। डिफीट इन्होंने करा इंडियन कुनेरू हेम्पुकोई, इंडियन ही कुनेरू हेम्पे, उनको डिफीट करा। कहाँ पे हुआ था? तो जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ पे? जॉर्जिया में हुआ था। ये बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन। गुकेश जी के बारे में आपने सुना होगा, ये यंगेस्ट हैं, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन है। डिंग लेरन को हराने के बाद बने। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को 1924 में पेरिस में, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। कश्मीरी पश्मीना शॉल, सबने इसके बारे में सुना होगा। ये अपनी जो है सॉफ्टनेस और जो आपको वार्मथ देने के लिए बहुत ही फेमस है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिफ्ट करते हैं हैंडीक्राफ्ट, जिसमें कश्मीरा पश्मीना शॉल है, घाना विजिट में जब जाते हैं तो। पहली बात तो जो चांगन थांगी है, ये पश्मीना गोट है एक तरीके से, जो हाई ऑल्टीट्यूड लद्दाख में आपको देखने को मिलती है। सॉफ्टनेस और वार्मथ के लिए फेमस है। बिदरीवेयर वासेस, ठीक है, बिदार कर्नाटका से, जिंक कॉपर अलॉय से बनते हैं। ये ब्लैक फिनिश होती है, सिल्वर इनले होता है, फ्लोरल मोटिव्स बने होते हैं। सिल्वर फिलिग्री पर्स, ये कहाँ से? कटक उड़ीसा से है, ठीक है। इसमें तराकाशी वर्क होता है जो फ्लोरल और वाइन डिजाइन से बनते हैं, मॉडर्न स्टाइल का है। मिनिएचर अम्बावड़ी एलिफेंट, ये वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। पिपरवार रिलिक्स, भाई हमारे पास वापस आ गए, इंडिया ने विटनेस करे हैं लॉर्ड बुद्धा के सीक्रेट पिपरवार रिलिक्स। ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धार्थ नगर, एंशियंट कपिलवस्तु बोलते थे उसको, तो यहाँ पे बात करी गई है उसकी, ठीक है। मॉर्टल रिमेन्स है गौतम बुद्ध के। एन एंश्राइन कहाँ पे? आपको 3rd सेंचुरी BC में देखने को मिलेगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन है जो कास्केट्स के बारे में बात करता है, बुद्धा के रेलिक्स जिनको डिपॉजिटेड बाय शाक्या क्लैन। एथिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, एथिक्स वी आर नॉट गोइंग टू कवर। क्यों? क्योंकि हम एथिक्स इकट्ठे पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने जो मेजर करंट अफेयर्स है उनको कवर कर लिया, ठीक। गवर्नमेंट स्कीम्स एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए 1920 करोड़, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है एंड टाइप है सेंट्रल सेक्टर्स की, मतलब 100% फंडिंग जो है दैट इज बाय द सेंट्रल। चलिए, क्विक फैक्ट्स है, आप एक बार इसको रीड कर लेना। कोई डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। जुलाई मंथ के करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले पॉलिटी में डिजिटल कोलोनियलिज्म, ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की बात करी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की।
कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप पॉलिटी के लेक्चर्स कब सीक्वेंसली लेकर के आओगे। आई एम प्लानिंग वेरी सून। एक करंट अफेयर्स एक बार 2-3 महीने के और कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं पॉलिटी के करंट अफेयर्स, पॉलिटी के जो आपको एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा रही हूँ वो भी मैं सीक्वेंस में ले आऊँगी। वोटिंग एज कम कर दी है, ठीक है। आर्टिकल 326 में प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बारे में, नॉट लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। अभी 16 ईयर्स हो गई बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट है हमारा। चलिए, देन रिमूवल ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी, ये आपको आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके के बीच में सेटा हो रहा है, इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, इंडिया ब्राजील रिलेशंस। गिरी मातिया ट्राइब है, ठीक है, इंडेंजर्ड लेबरर्स है, इंडियन है। कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बात करी हमने, म्यांमार के साथ हम किस तरीके से सितवे पोर्ट टू परितवा पोर्ट के बीच में कराधान रिवर पे एक वाटरवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें हमने G4 वगैरह के बारे में पढ़ा था। रेड सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 77। प्राइम मिनिस्टर धनदा ने कृषि योजना पढ़ी, पब्लिक डेट इन इंडिया पढ़ा कि पब्लिक डेट जो है नेशनल डेप्ट है। ये सारी चीज़ें हमने, इंटरनल डेप्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। डिजिटल इंडिया मिशन, स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रॉपिक मिशन, एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट। देन बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें एथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें कल्चरल करंट अफेयर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया, कश्मीरी पश्मीना शॉल एंड ऑल। बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको पढ़ा दिया जुलाई के करंट अफेयर्स, तो अब हो गए जुलाई, अगस्त, सितंबर के करंट अफेयर्स डन। अभी अक्टूबर की मैगजीन आ जाएगी 2-4 दिन में, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। एंड उसके बाद में आपको जून से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर एक एक वीडियो में, नाउ आई एम प्लानिंग कि 2-2 पार्ट्स में नहीं, एक एक वीडियो में मैं आपको चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है एक मैगजीन को कंप्लीट करने में। 1.5 घंटे के अंदर अप्रॉक्स अगर हम सारे करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करे ले रहे हैं, देन इट्स गुड, ठीक है। आपके चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली ना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके जाइएगा। एंड मैं आपको हिस्ट्री का मैराथन, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का आप मुझे बताइए, उड़ान बुकलेट से पढ़ना चाहता है या फिर विजन आईएएस की वैल्यू एडेड मटेरियल से जो मेंस के लिए आता है। एंड खत्म करते हैं यहीं पे अपना वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।